छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं, जो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल साहब, पहला सवाल ये कि अभी अभी विधानसभा का चुनाव आप हारे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कितना भरोसा है और कितना फर्क है ये दोनों चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में कोई कल्पना नहीं किया था कि यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी दोबारा। सब लोग मान के चल रहे थे, छत्तीसगढ़ के भीतर भी और छत्तीसगढ़ के बाहर भी। जितने सर्वे हैं वो भी कर रहे थे कि कांग्रेस आएगी, लेकिन दुर्भाग्य नहीं आया। और लोग जब रिजल्ट आया तो ठगे हुए महसूस कर रहे थे कि ये कैसे हो गया। और अभी उसका फ़ायदा मिलेगा लोकसभा में, पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्योंकि लोग उस बात को भूले नहीं हैं जो किसानों के लिए कार्यक्रम दिए, मजदूरों के लिए दिए, महिलाओं राशन का हमने किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल किया, उसको भूले नहीं हैं लोग। और कहीं न कहीं उसका मतलब भरपाई अभी लोकसभा चुनाव में लोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिस सर्वे में कांग्रेस की जीत दिख रही थी वो चुनाव आपके हाथ से फिसल गया, और अब जो चुनाव है उसमें सारे सर्वे बीजेपी को जिता रहे हैं, मोदी जी की हैट्रिक बता रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें आपकी वापसी होगी? जी, छत्तीसगढ़ में तो है जी। मैं बाहर तो गया नहीं हूँ, लेकिन बाहर की भी खबरें जो आ रही है, फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी तो बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया है। क्या आप देख रहे हैं, पहले चरण के रुझानों की बात करें और ओवरऑल जिस तरीके से 400 पार का नारा है, कांग्रेस को क्या कॉन्फिडेंस है? आप बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इंटरनली क्या आप लोगों की चर्चा हो रही है? कितनी सीटें कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सोच में ही वो उसी में ताना बाना बुन रहे हैं और उसके आधार पे वो 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि वो दावा खोखला है। हकीकत में ज़मीन में जो बात है वो महंगाई है और बेरोजगारी है। इससे आम जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है कि इस आम जनता के जो मुद्दे हैं उसका समाधान क्या है। वो न मोदी जी के स्पीच में सुनाई पड़ता, न भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। वो अपनी धुन में ही वो चले जा रहे हैं और उसी आधार पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 400 पार होंगे। तो कर रहे हैं, आप लोगों की कैलकुलेशन क्या है? हमारा कैलकुलेशन तो ये है कि वो 200 भी आंकड़े छू नहीं पाएंगे। ये आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे कि आप लोग किस आंकड़े को छूने वाले हैं। तो बिल्कुल, इसका मतलब है वो 2 से नहीं पहुंचेंगे तो हम 3 से ऊपर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। अच्छा, हाँ। तो सर, चेहरे का सवाल है। इंडिया सामने एक प्रधानमंत्री का स्पष्ट चेहरा है, प्रधान मोदी का, और इंडिया गठबंधन में स्पष्टता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि चूंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां माना गया नतीजों के बाद कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये एक बार फिर से वही गलती आप लोग नहीं कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का एक चेहरा स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन को देना चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग चुनाव के तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय हम लोग सत्ता में थे, मैं मुख्यमंत्री था, और अभी जो स्थिति है कि हम लोग विपक्ष में हैं, 10 साल से विपक्ष में हैं। तो अब तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको कांग्रेस लीड भी कर रही है, और सब लोगों ने अब घोषित तौर पे हो या अघोषित तौर पे सबने मान लिया जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी के नेता तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में भी तो 2 दावे हैं, एक कुछ लोग कहते हैं खड़गे जी बनेंगे, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा आपके भूपेश बघेल के लिए कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है? देखिए, ये तो मीडिया इस प्रकार के सवालों में उलझाते हैं। मीडिया जनता की समस्याओं को नहीं दिखाती। अब इसमें मतलब खोजना शुरू कर देते हैं कहाँ पे थोड़ा सा दरार है तो उसको फैलाया जाए, है ना। तो मैं आपकी अगर निजी राय पूछूं, भूपेश बघेल जी, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिला? मैं अकेला ही व्यक्ति हूं जो शुरू से बोल रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और ये स्टैंड मेरा पिछले 5 साल से है। अगर ये घोषणा हो जाती है, आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, ये तो भाई सारे राजनीतिक दल के लोग हैं, सब अनुभवी लोग हैं। कितने आप भी तो मंजे हुए नेता हैं, आपको लगता है? सुनो तो, मैं तो गठबंधन के बारे में कह रहा हूँ। मैं तो गठबंधन एक पार्ट का हिस्सा हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो अन्य दल हैं वो सही समय में सही निर्णय ले लेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन अगर राहुल गांधी को चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर लड़ाई होगी। अब ये तो गठबंधन का विषय है, मेरा विषय नहीं। आपकी निजी राय क्या है? मैं तो पहले बता चुका कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
ठीक है, क्या मुद्दा इस बार आपको लगता है जो अहम जनता के बीच आप लोग बना पा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी वित्त मंत्री का बयान आया निर्मला सीतारमण का, उन्होंने साफ संकेत क्या दिया? साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ ने फैसला किया वो हर बार बदल देते हैं। मतलब न्यायपालिका का कोई अहमियत भारतीय जनता पार्टी की निगाह में नहीं है। मतलब उससे सीख नहीं ले, मतलब ये अकड़ है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, उसके बाद भी आप सबक लेने तैयार नहीं है। ये दलील दी जा रही है सर, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज में कि ये पुरानी प्रक्रियाओं से ये बेहतर प्रक्रिया थी और अब इसके हटने के बाद वापस जो है वो कैश सर्कुलेशन पॉलिटिक्स में बढ़ेगा, काला धन जो है बढ़ेगा। और निर्मला सीतारमण ने तो साफ कर दिया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर लेकर आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने मतलब ये जो सीबीआई इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सूची जारी हुआ उससे स्पष्ट हुआ कि एक्सटेंशन किया ये लोग, ईडी आईटी के दुरुपयोग किए। और उस सूची जारी होने के बाद मतलब केंद्र सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती, जो कि वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि आप पैसा लिए हैं, दबाव डाल के लिए हैं, तो समझ आता कि आप उस योजना में जो कमी खामी उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन आप उसको और बल देने का काम कर रहे हैं। और इससे और स्पष्ट हो गया कि जो गौमांस निर्यातक हैं उससे तक पैसा लिए हैं, तो आपकी तो कलई खुल गई। आप लोग इसको मुद्दा बना पा रहे हैं? वो तो पूरा सब लोगों के बीच में है। आज देखिए, जो 10% 9% वोट कमी आई है वो किसका है? जो लोग सोचते थे कि ये हमारा नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें बाहर आई तो कलई खुल गई। जो ईमानदारी ढकोसला कर रहे थे, छवि बना कर रखे थे, वो तो स्पष्ट हो गया कि ये तो हाथी के दांत दिखाने का और खाने का। और आप कह रहे पहले चरण में जो वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है ये बीजेपी के वोटर हैं जो नहीं निकले वोट देने। मैक्सिमम आप शहरी वोटर है। ग्रामीण अंचलों में देखेंगे, मान लो मैं बस्तर की बात करता हूँ, तो बस्तर में ग्रामीण क्षेत्र में वोट बढ़े हैं, तो टोटल में 2% बढ़े हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वोट घटा है। तो उसी प्रकार से आप सभी जगह देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है वो निकले नहीं वोट डालने के लिए। जो इनके वोटर थे नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और इनके जो ये जो छवि बना कर रखे थे कि वो ईमानदार हैं और धर्म के आधार पे करते हैं, तो जो गौमांस निर्यातक उससे पैसा लिया तो तुम्हारा कहाँ आ रहा भाई? तुम्हारा आइडियोलॉजी कहाँ है? तो आपको तो केवल पावर चाहिए और पैसा चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए 2-3 सवाल और है सर। यहाँ पर हम कई चुनावों से देखते आए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कभी भी 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीती है। तब भी जब यूपीए का दौर था तब भी आप लोग यहाँ से 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीतते थे। इस बार आप क्या परिस्थिति देख रहे हैं और क्या फर्क आया जो आपको लगता है कि कांग्रेस बेहतर करेगी? मैंने पहले कहा कि आम जनता जो है वो विधानसभा के चुनाव से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो हमारे जो न्याय घोषणा हम लोगों ने किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें सारी बातें हैं जो आम जनता जिससे जूझ रही है उसको एड्रेस कर रहे हैं। चाहे महंगाई है, किस प्रकार से महंगाई को कम किया जा सकता है, जो नारी न्याय है वो बड़ा प्रभावशाली है। जो मनरेगा मजदूर है आखिर वो भी महंगाई से परेशान है, उसको यदि 400 रुपया उसका वेजेस देते हैं, शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी उस मनरेगा के तर्ज पे ही हम कार्यक्रम लाएंगे, तो बड़ी राहत उस वर्ग मजदूर वर्ग को मिलेगा। तीसरा, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, तो उससे जॉब मिलने की संभावना है। किसानों जो 750 से अधिक किसान शहीद हुए दिल्ली मतलब जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो अब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के बाद कांग्रेस ने की है। तो किसान, जवान, महिला और मजदूर सारे को हम लोग मतलब उनको लगता है कि कांग्रेस हमारी समस्याओं को हल कर पाएगी। दूसरा, 25 लाख तक के आप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब
बातें हैं जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर जीतोगी। दो छोटे सवाल आखिरी में सर हैं। पिछले दिनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों का सफाया किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन आपने एक बयान ऐसा दिया जिसको लेकर विवाद हो रहा है और उस पर बीजेपी आपको घेर भी रही है। क्यों आपको लगता है कि उस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए? देखिए, ये पहले भी मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं जो, और इसमें कुछ मीडिया हाउस के भी योगदान है कि वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये सवाल था, कंवर्धा की बात थी, घटना से पहले घटना की जानकारी न पत्रकारों की थी न मुझे जानकारी थी। उसके पहले जब मैं प्रेस से बात कर रहा था तो बोले कि भारतीय जनता पार्टी कर रही कि आपके समय में ज़्यादा नक्सली घटनाएं हुई है। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए, रमन सिंह के समय में हुए। अभी जब ये विष्णु देसाई की सरकार आने के बाद फिर से शुरू हो गया फर्जी इनकाउंटर, और उसके बाद घटना की जानकारी हमको 2 घंटे बाद हुई। तो उस बयान को इसमें क्लब कर दिया, जबकि दूसरे दिन मुझे पत्रकारों ने कहा तो भाई जवानों ने जो बहादुरी दिखाई उसकी मैंने प्रशंसा की। तो 2 अलग अलग बयान को क्लब करके, और गोदी मीडिया है वो इस प्रकार से किसी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे, जबकि नक्सलियों से लड़ने का काम हम लोगों ने किया है, उसको पीछे धकेलने का काम किया है। आप बड़ा बयान दे रहे हैं बघेल साहब, आप कह रहे हैं ये जो घटना हुई है उस पर आपको कोई संदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसी दिन ANI को बयान दे दिया था। वो चला नहीं चला अलग बात है, वो ये, लेकिन मैंने बयान किसी और संदर्भ में कह रहे थे, उसको इस संदर्भ में जोड़ दिया गया। और इसमें कुछ मीडिया हाउस का बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र में उसकी भागीदारी है। अब लेकिन ये तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बना दिया है कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच किस बात की होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए जो फर्जी इनकाउंटर हुए उसके पहले। इसके पहले आपने आदिवासियों को गिरफ्तार किया है, फर्जी इनकाउंटर है, उसकी जांच करें ना। इस इनकाउंटर को फर्जी नहीं? बिल्कुल नहीं माना, मैं बोला ही नहीं इसके बारे में। जब ये घटना जानकारी नहीं थी तब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ा कदम आप मानते हैं नक्सलवाद को खत्म करने के? देखिए, ये घटनाएं कई बार हुई है और कई बार हमने जवानों को खोया है, लेकिन कई बार नक्सलियों को बहुत क्षति भी हमने पहुंचाई है। तो ये निश्चित रूप से 3 ही घायल हुए हमारे जवान और करीब 29 नक्सली मारे गए। तो ये तो बड़ी घटना है। इसके पहले भी हम लोग अंदर में कोंटा में, सुकमा में इस प्रकार के हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई, अपने प्राणों के आहुति देकर नक्सलियों को जो रिस्क लिया इस कार्रवाई में, आप इसको सैल्यूट करते हैं? जो बिल्कुल जवानों को सैल्यूट करता हूं मैं हमेशा। मैं इस मामले में मेरा स्पष्ट मत है कि नक्सल जो समस्या है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दा है, और उस मामले में हमने 5 साल काम किया। लेकिन यदि नक्सली हमला करते तो हमारे जवान हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे। और ये तो हमारे कांग्रेस शासन काल में ही हुआ कि नक्सलियों के मान में घुसकर उसको मारे हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, रमन सिंह के समय में कभी नक्सली मान में घुस के कोई कार्रवाई की हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। आखिरी में सर, आपके समय में एक मुद्दा काफी उछाला गया, तथाकथित शराब घोटाला का छत्तीसगढ़ में। उसमें रिटायर्ड IAS हैं अनिल टुटेजा, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, नई ECIR दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जशीट थी उसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम ना पाकर के निरस्त कर दिया था। अब नए सिरे से ECIR दर्ज की गई है, गिरफ्तार किया गया है। चूंकि आपके कार्यकाल के समय का मामला है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? पहला सवाल ही गलत है, नया ECIR नहीं है, पहली बार ECIR दर्ज किया गया। बिना ECIR के 2 साल तक की जांच करते रहे ईडी ने। और दूसरी बात यह है कि यदि शराब में घोटाला हुआ है तो फैक्ट्री वही है, सप्लायर वही है, होलोग्राम सप्लायर भी वही है, जिसपे नकली होलोग्राम का आरोप लगा, सप्लाई करने का आरोप आज भी वो काम कर रहे हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो सारी व्यवस्था वही है। तो या तो फिर वो गलत था तो अभी भी गलत हो रहा है, तो फिर वर्तमान सरकार में किस पे कार्रवाई हो रही है? और नहीं है तो फिर केवल राजनीतिक मुद्दा है। आप कोई सिस्टम ठीक मतलब बदले नहीं है, आप ना नीति बदले हैं, ना एजेंसियों को बदले हैं, कोई चीज़ बदलाव नहीं है, वैसी चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आरोप केवल राजनीतिक है।
ठीक है, राजनांदगांव से आप लड़ रहे हैं, आपको शुभकामना भी। और क्या कोई चुनौती है आपके सामने, या आपके सामने क्या चुनौती है, आप क्या मानते हैं जो चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौती यही है कि हम लीड कितना बढ़ा सकते हैं, ये है। क्योंकि वर्तमान जो वहाँ के सांसद हैं वो 5 साल तक के गायब ही रहे हैं, लापता रहे हैं। और किसी भी गांव में जाकर पूछते हैं कि आया था सांसद, कभी नहीं आया। मैं इतने दिन से पूछ रहा हूँ, एक भी गांव में कोई नहीं बताया कि हमारे गांव आए थे। एक आध गांव बताया भी चुनाव के समय आया है। तो लापता सांसद है, एक उपलब्धि नहीं, लोकसभा में उसके प्रेजेंस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मायूस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 साल हमने जो सेवाएं दी है, जनता की सेवा की है, कोरोना काल में भी सेवा दी है, उसको लोग भूले। 11 में से कितनी सीटें? 36। अधिकांश सीट हम जीतेंगे। फिर भी एक नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें आएगी और अधिकांश सीट जीतेंगे। और ओवरऑल देश में कांग्रेस को आप कितनी सीटें पाते हुए देख रहे हैं? इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत में आएंगे और उसकी सरकार बनेगी। और बनेगी तो आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी शपथ लेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। ठीक है, शुक्रिया भूपेश बघेल जी, और आपको शुभकामनाएं भी। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से। इस सीट पर छत्तीसगढ़ में सबकी नजरें हैं। क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। बड़ी खबर भूपेश बघेल से बातचीत में जो मिली है, जाहिर सी बात है उन्होंने जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। पूरे देश में दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। और एक बार फिर भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की पैरवी की। हालांकि ये बात वो पहले भी कहते आए हैं, लेकिन चुनाव के दौरान एक बार फिर भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी को बनाना चाहिए। और साथ ही साथ बीते दिनों में जो नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में बड़े पैमाने पर नक्सलियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने, उसको लेकर के भूपेश बघेल के एक तथाकथित बयान पर विवाद किया जा रहा था। भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश करके मीडिया और बीजेपी ने प्रचारित करने की कोशिश की है, जबकि उन्हें जो हाल में बड़ी घटना हुई है जिसमें कि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भूपेश बघेल को भरोसा है अपने 5 सालों के कामकाज को लेकर, जनता के मूल्यांकन का, और साथ में कांग्रेस के जो बड़े वादे हैं लोकसभा चुनाव के, उसका। जाहिर है भूपेश का भरोसा कुछ समय पहले तो नहीं जम पाया। क्या इस बार भूपेश बघेल का भरोसा चलेगा? इसके लिए नतीजों का इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पाटन, दुर्ग।